हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एचसीजी के बारे में। बीटा एचसीजी क्या होता है, प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो कम हो जाता है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एचसीजी लेवल क्या होता है, एचसीजी हार्मोन हर वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एचसीजी हार्मोन होता क्या है। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन। ये कब रिलीज़ होता है, जब आपका एम्ब्रियो आपकी यूट्राइन लाइन के साथ चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो प्लेसेंटा से ही बीटा एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते रहने की डिमांड करता है या बताता रहता है। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि प्रोजेस्टेरोन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता रहेगा तो ये आपकी जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको गिरने या झड़ने से रोकता है, जिससे होता ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन यानी कि बरकरार रहती है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरतों के यूरिन और ब्लड में जो एचसीजी हार्मोन है वो मौजूद रहता है। आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट होती है वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके आपकी यूरिन में से बताती है कि आपका जो टेस्ट है प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एचसीजी का जो एग्जैक्ट वैल्यू या लेवल होता है वो आपको ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही पता चलता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्टैंडर्ड एचसीजी लेवल क्या होता है। वैसे तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हर औरत का प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है। तो ये एक वाइड रेंज होती है बीटा एचसीजी हार्मोन की। बीटा एचसीजी हार्मोन हर वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, तो इसका चार्ट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में बीटा एचसीजी हार्मोन के लेवल 10 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक बढ़ते रहते हैं। इसके बाद ये उस तरीके से नहीं बढ़ते और किसी किसी फीमेल में ये कम भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उनमें नौजिया, वोमिटिंग वगैरह औरतों को ज़्यादा होती है, जबकि ये जो पीरियड होता है वो गुजर जाता है जो 12 हफ्ते का होता है, तो इन प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। शुरुआत का जो दौर होता है उसमें बीटा एचसीजी के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और ये हर 2-3 दिन के बाद दुगना हो जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपका बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया है और वो नॉर्मल रेंज से कम आता है, तो एक ही रीडिंग में कुछ फाइनल करके नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आपके डॉक्टर हर 2 या 3 दिन के बाद आपका जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट करवाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। इसलिए अगर आपके अभी तक सिंगल रीडिंग हुई है, यानी कि बीटा एचसीजी टेस्ट हुआ है और इसकी रीडिंग्स जो हैं वो कम आई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रीडिंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि आपके ये जो टेस्ट है वो रिपीटेड ना हो, यानी कि हमारे पास इसकी हर 2-3 दिन के बाद की रीडिंग्स ना हो। क्योंकि ये जितने भी टेस्ट किए जाते हैं इन सब के रिज़ल्ट को कंपेयर करके तभी कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पर एचसीजी हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो कम आते हैं आपके टेस्ट में। ये कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके एचसीजी टेस्ट की एक रीडिंग नॉर्मल रेंज से कम आ रही है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि कई फीमेल ऐसी होती हैं कि जिनमें एचसीजी लेवल कम होता है और बाद में आगे चल के वो नॉर्मल बेबी को डिलीवर करती हैं। इसलिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम लो एचसीजी लेवल की वजूहात जानेंगे। पहली वजह जो होती है लो एचसीजी लेवल की, वो होती है आपकी गेस्टेशनल एज, यानी कि आपके बेबी की जो एज है वो गलत कैलकुलेट हो गई होती है। क्योंकि जो गेस्टेशनल एज होती है वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन होता है उसकी डेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो या तो जिन फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स हैं उस वजह से मिस्टेक हो जाती है, या एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको ठीक तरह से याद नहीं है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो थी वो आपकी कौन सी थी। इस वजह से भी आप जितनी प्रेगनेंसी सोच रहे होते हैं उतने वीक की नहीं होती, कम वीक की होती है। इस वजह से जब आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके लो आते हैं। अगर आपके बीटा एचसीजी टेस्ट के जो लेवल्स हैं वो लो आते हैं तो आपको 2-3 स्टेप करने होते हैं। एक तो आपको अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाना होता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी गेस्टेशनल एज है, यानी कि आपके बेबी की जो एज है वो एक्चुअल में वो कितनी है। और दूसरा ये कि कुछ दिन छोड़ के आपको बीटा एचसीजी टेस्ट करवाना होगा, ताकि ये देखा जा सके कि आपके जो बीटा एचसीजी टेस्ट की रीडिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही। दूसरी जो वजह हो सकती है आपके लो एचसीजी लेवल की, वो मिसकैरेज।
ये इंडिकेट करता है कि या तो ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है या फिर होने वाला है। इस कंडीशन में आप में कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। लो एससीजी लेवल के साथ साथ जैसा कि विजाइना में से ब्लीडिंग हो सकती है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, विजाइना में से टिश्यूज़ की पीसीज आ सकते हैं या फिर क्लॉट आ सकते हैं, खून के धब्बे आ सकते हैं। इसके अलावा पिंक कलर का म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है विजाइना में से। और जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो आपको अभी तक अपनी बॉडी में दिख रहे थे, वोमिटिंग, नोज़िया वगैरह, वो सब एकदम से रुक जाते हैं। इसकी एक और वजह होती है, वो होती है ब्लीडेड ओवम। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज एग जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके साथ चिपक तो जाता है लेकिन ग्रो नहीं करता, तो ऐसी प्रेगनेंसी भी आगे चल के वेस्ट हो जाती है। यानी कि आगे चल के आपको पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार ये बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है प्रेगनेंसी के कि आपकी प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन आपको पीरियड्स आ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। अगली वजह जो होती है वो काफ़ी सीरियस होती है लो एससीजी लेवल की, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन अगर ये फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए या फिर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो जाए तो इस तरह की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जिसमें सबसे कॉमन जो होती है वो ट्यूबर प्रेगनेंसी होती है, यानी कि ट्यूब में बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। अब ट्यूब आपकी इतनी स्ट्रेचेबल नहीं होती कि बढ़ते हुए बच्चे को अकोमोडेट कर सके। इस कंडीशन में एक स्टेज आती है कि जो आपकी ट्यूब है वो रप्चर कर जाती है, यानी कि फट जाती है। अगर टाइम रहते ही आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस नहीं हुआ, यानी कि पता नहीं चल सका, तो इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या इमरजेंसी है। क्योंकि इस वक्त जब आपकी ट्यूब जो है वो रप्चर होती है तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको हैवी विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है, लो एब्डोमेन में शदीद दर्द हो सकता है, ख़ास तौर पर पेट में दर्द जो कि एक साइड से शुरू होकर पूरे एब्डोमेन में यानी कि पूरे पेट में फैल सकता है। इसके अलावा अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या ट्यूब रप्चर हुई है तो आपको कंधे में दर्द होता है, यानी कि कंधे की जो टिप होती है वहाँ पे आपको दर्द फील होता है, क्योंकि जो आपके अंदर ब्लड रिलीज़ हुआ होता है वो आपके डायफ्राम को इरिटेट करता है, तो इसी वजह से आपको ये पेन महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपको इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है या फिर जब आपका डॉक्टर पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको पेन होता है, आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है और शॉक के सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आ सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि अगर आपके लो एससीजी लेवल हैं तो हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई बार तो गलती होती है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है कि आपकी जो गेस्टेशनल एज है वो बच्चे की जो एज है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपका जो एम्ब्रियो है वो रिमूव करना पड़ेगा आपकी ट्यूब में से, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपका मिसकैरेज हो चुका है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता एज अ ट्रीटमेंट। इसमें बस ये किया जा सकता है कि अगर सारे जो टिश्यूज़ हैं वो पहले ही रिमूव हो गए हैं आपकी यूट्रस में तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ टिश्यूज़ अंदर बाकी हैं तो आपको मेडिसिन दी जाती है ताकि वो एक्सपेल आउट हो सकें, या फिर अगर मेडिसिन से भी नहीं हो पाता तो फिर आपको सर्जिकली जो है वो रिमेनिंग टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी यूट्रस में से रिमूव करना पड़ते हैं। अगर लो एससीजी लेवल की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है तो परेशान मत हो, क्योंकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे चल के प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या फिर आप हेल्दी बेबी को डिलीवर नहीं कर सकती। आप बिल्कुल कर सकती हैं आगे चल के। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और बाय चांस आपकी ट्यूब रिमूव करना पड़ गई है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपकी दूसरी ट्यूब जो है वो सही सलामत है। तो बिल्कुल आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बने रहते हैं। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है वो आल के ऑप्शन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।